ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एनडीए सरकार के 9 वर्ष श्रृंखला के अंतर्गत किसान कल्याण और कृषि विकास पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरबीर सिंह और चर्चा का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। वर्तमान सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन लोक कल्याण के लिए हुआ है। इसी में से एक है किसानों का कल्याण और कृषि क्षेत्र में विकास के लिए समुचित कदम उठाना। आज इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान शासन के द्वारा विगत 9 वर्षों में किसानों के लिए क्या सब योजनाएं बनाई गईं, शहर जमीन पर इनका किस रूप में अनुपालन हुआ और किसान इससे कितने लाभान्वित हुए। इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए हरबीर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि देश में जो किसानों की स्थिति है उसमें बदलाव के लिए लगातार सरकार ने जो प्रयास किए हैं उसमें से कुछ मुख्य जिसका सीधा लाभ उन तक पहुंचा हो, उन्हें किस तरह आंकते हैं आप? अब देखिए, 2 महत्वपूर्ण बदलाव मैं देखता हूं। एक तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो हर एलिजिबल फार्मर है उसकी शर्तें पूरी करता है, उनको साल में 6,000 रुपए देना। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बहुत ही बड़ा ट्रांसफर है ये एक। दूसरा पक्ष है कि जो फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें कई फसलों के मामले में काफी बेहतर बढ़ोतरी हुई है और जो फॉर्मूला अपनाया गया है A2+FL के ऊपर 50% का प्रॉफिट, वो एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही जो फसलों के नुकसान को संरक्षण देने के लिए या रिस्क को कवर करने के लिए जो फसल बीमा योजना है उसमें जो बदलाव किए गए वो काफी कारगर हैं। यहाँ पर हरबीर जी, हम ये समझना चाहेंगे कि जो फसल बीमा योजना है इससे किन किन फसलों को उसके दायरे में लाया गया है और इसका लाभ किस हद तक किसान को मिल पाता है, क्योंकि कई बार ये सुनने को आता है कि तकनीकी आधार पर उन्हें उस लाभ से वंचित कर दिया गया। कई बार कहा जाता है कि सीमित पैमाने पर ही नुकसान हुआ, उसका वास्तविक लाभ उनको नहीं मिल पाता। तो वास्तविक स्थिति अभी कैसी है? जब ये फसल बीमा योजना शुरू हुई उसके बाद उसमें बदलाव हुए, उनके मुकाबले अभी जो योजना है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि सही स्थिति तो तब होगी जब हर किसान को उसकी अपनी फसल का नुकसान होने की स्थिति में उसको मुआवजा मिले। जब इस इकाई पर हम पहुंचेंगे, जैसे बीमा के जो दूसरे उत्पाद हैं, जैसे व्यक्तिगत बीमा है या वाहन का बीमा है या इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस है, उस तरीके का, क्योंकि इसको क्षेत्र के आधार पर क्लेम सेटलमेंट किए जाते हैं, नुकसान का आकलन किया जाता है, वो एक अलग पहलू है। लेकिन जिस तरीके से फसल के विकल्प दिए गए हैं, अब किसान अगर एक फसल को बदलकर दूसरी फसल पर जाता है एक निश्चित अवधि तक, उसका भी बीमा करा सकता है। बीमा योजना में पहले ज्यादातर जो कर्ज लेने वाले किसान थे वो थे, लेकिन अब इसमें जो बिना कर्ज वाले किसान है वो भी बीमा ले सकते हैं और जो बीमा लेने की जो प्रक्रिया है उसको आसान किया है और उसको किसानों तक पहुंचाने का एक कदम उठाया गया जो उनकी रीच में है। इसमें बड़े बदलाव है। साथ में जो फसल का जब कटाई हो जाती है उसके बाद के नुकसान को भी एक निश्चित अवधि तक इसके तहत कवर किया गया है। तो ये पहलू काफी महत्वपूर्ण है। साथ में जो फाइनेंशियल वैल्यू होती है जो जिले के आधार पर तय होती है उसमें काफी बदलाव हुए हैं और क्रॉप कटिंग के लिए अब डाटा एकत्र करने के लिए कई सारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका सकारात्मक पक्ष है और जो फसलें जिनका डाटा है उनको इसके तहत कवर किया गया है। अब इसमें ये थोड़ा जागरूकता किसानों की है कि वो जागरूक हों और इस योजना का फायदा उठाएं। यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ये समझना चाहेंगे कि कृषि क्षेत्र में एक पक्ष है उत्पादन और दूसरा पक्ष है उस उत्पादित हुए अनाज का या कह लें कि जो भी उत्पाद हैं उनका समुचित मूल्य मिलना। तो समुचित मूल्य मिलने की दिशा में जो परिवर्तन हुए हैं सरकारी स्तर पर सुधारों के तहत कृषि क्षेत्र में मार्केटिंग को लेकर, वो सब क्या है और इसका लाभ किसानों को किस हद तक मिल रहा है? पहले जो ज्यादातर खाद्यान्नों की खरीद होती थी और गेहूं और चावल या धान के रूप में ये महत्वपूर्ण 2 उत्पाद थे, लेकिन इधर जो दालें हैं उनकी खरीदारी को काफी प्राथमिकता दी गई और मैं ये कहूंगा कि जो दालों पर हमारी आयात पर निर्भरता थी उसमें इस रणनीति को अपना करके काफी कमी लाई गई, क्योंकि एक तो पिछले 5-6 साल में दालों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। दूसरे, प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत जो नैफेड जिम्मा निभाती है वो
दालों की खरीद करती है और इसमें राज्य सरकारों की भूमिका काफी बड़ी होती है, क्योंकि जो राज्य काफी एक्टिव है, जहां पर इस तरीके के विभाग आगे बढ़कर के काम करते हैं, वहां पर ये योजना बहुत कामयाब रहती है और किसानों को उसका दाम अच्छा मिलता है। इसी तरीके से जो तिलहन फसलें हैं उनको भी इसके दायरे में लाया गया है। पीएसएस के तहत हालांकि एमएसपी पहले से अनाउंस होती थी, लेकिन उनकी खरीदारी को बढ़ावा दिया गया। अगर इस साल का हम देखें, जिन राज्यों ने अच्छा किया उसमें सरसों की अच्छी खरीद हुई और वहां कीमतों में बेहतर बदलाव आया, लेकिन कई राज्य ऐसे भी थे जो जमीन पर उस तरीके से काम नहीं कर पाए। दूसरी बात है कि इसके अलावा कई सारी ऐसी फसलें हैं जिसमें मोटे अनाज या हम कहें आजकल जो मिलेट्स हैं, सीरियल जिनको नाम दिया गया है, उनकी भी खरीदारी शुरू हुई है और उनका समर्थन मूल्य अच्छा है काफी कई फसलों का। तो ये जो बास्केट है ये बढ़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो किसान पहले निर्भर करता था कि वो गेहूं चावल उगाएगा, उसी का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, उससे आगे जाकर के अगर दूसरे फसलों का भी उत्पादन करता है तो उसमें उसको दाम मिलने की अच्छी संभावना बनी है। यहाँ पर हम ये आपसे समझना चाहेंगे हरबीर जी कि जो जमीन होती है उसके स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने एक हेल्थ कार्ड योजना शुरू की थी, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। यह किस हद तक जमीन पर उतर पाई है और किसान इसका कितना लाभ उठा पा रहे हैं? सॉइल हेल्थ का मतलब है जो मिट्टी है उसका आकलन करना कि उसमें जो उर्वर तत्व है उनकी क्या स्थिति है और किस तरीके की फसल वहां पैदा हो सकती है, और अगर कोई न्यूट्रिएंट जो उर्वर तत्व है अगर उसकी कमी है तो उसको कैसे भरपाई किया जाए। ये इसका मुख्य मकसद ये है। हर फसल की अपनी जो जरूरत है उर्वर तत्वों की काफी फसलों में अलग होती है। तो अगर सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए किसान को मालूम हो गया कि उसके किस खेत में किस तरीके के उर्वर तत्व है, एक तो उसको फसल का चयन जो है करना उसके लिए आसान है, दूसरे अगर जो मुख्य फसल उसकी है उसके लिए दूसरे उसमें और उर्वर तत्व डालने हैं उर्वरकों के माध्यम से, उसको पता है कि क्या डालना है। तो ये एक तरीके का डायग्नोसिस है, जैसे हमारा स्वास्थ्य के लिए डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट उस हिसाब से करते हैं, क्या दवाइयां देनी है। तो ये एक बड़ा काम है। इसमें अभी हमें आगे चल करके जो कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर है, जो उस तरीके की जो जरूरतें हैं, जैसे कि कई देश ऐसे हैं जहां पर एनपीके के 40 वेरिएंट है, क्योंकि हमारा देश बहुत ही विविधता वाला देश है। बहुत सारे ज्योग्राफिकल अलग अलग हिस्सों में मिट्टी की जरूरतें अलग है, वहां पर अलग तरीके की मिट्टी है, उसके जो तत्व हैं वो अलग है, वहां पर उर्वरकों के अलग तरीके की जरूरत है। तो ये ठीक है कि हमारे अभी एनपीके करीब 25 वेरिएंट है, तो उसमें और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। और एक तरीके से हम लोग करते हैं कि उसको फोर्टिफाइड करते हैं। अगर यूरिया है, यूरिया का फोर्टिफिकेशन दूसरे बोरोन का कर सकते हैं, जिंक का कर सकते हैं। ऐसे स्पेशलाइज्ड जो उर्वरक है अब हमें उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता लग गया कि हमारी मिट्टी में इस तत्व की कमी है, इसको हमें ज्यादा इसमें लाना पड़ेगा, तो फिर हमारे पास ऐसे उत्पाद उपलब्ध होने चाहिए जो कि उस कमी को पूरा करें और बेहतर उत्पादकता का एक स्थिति बनाए। यहाँ पर एक सवाल और उठता है। वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुई ताकि अनाज उत्पादन के मामले में कृषि क्षेत्र से संबंधित जो कुछ हो सकता है उसमें हम आत्मनिर्भर बन सकें, अपना देश उन्नत हो सके। कहाँ तक पहुंचे हैं हम विगत 3 वर्षों में और क्या आसार हैं आने वाले दिनों को लेकर जो कदम उठाए गए हैं उनसे? देखिए, एक दो चीजों को हम छोड़ दें, जो खाद्य तेल है या दालों में थोड़ा सा है, इनके अलावा हम ज्यादातर अपने जो उत्पाद है कृषि उत्पाद उसमें आत्मनिर्भर है। और हमने पिछले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड $53 अरब का कृषि निर्यात किया कृषि उत्पादों का। उसके पहले साल भी $50 अरब को हम पार कर गए थे कृषि उत्पादों के निर्यात में। तो हम आत्मनिर्भर होने के साथ ही हम जो वैश्विक बाजार है वहां पर अपनी काफी एक तरीके से मजबूत स्थिति बना रहे हैं। चावल में हम लोग दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक बन गए थे, तो चीनी में हम लोग बहुत बड़े निर्यातक बन के उभरे हैं। इसके अलावा और तमाम सारे जो हमारे उत्पाद हैं कृषि उत्पाद, उनमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। तो ये आत्मनिर्भरता से आगे की बात है। और जिस तरीके से हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, हमें नए बाजार तलाशने हैं और जो अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है उसमें हमें कम से कम 1/4 हिस्से का निर्यात के लिए हमें रास्ते ढूंढने हैं। तो ये एक बड़ा हमारे लिए भरोसा है
और हम लोग उत्पादन में आगे बढ़ रहे हैं। अब उस उत्पादन के लिए हम बेहतर मार्केट तलाशें, ये इस कदम पर हमें आगे बढ़ना है। हरवी जी, हम ये समझना चाहेंगे कि एक पारंपरिक खेती की ओर लौटने की बार बार चर्चा की जाती है कि ऐसे खाद बने हैं जो रासायनिक खाद हैं, उनका जमीन पर अत्यधिक इस्तेमाल या कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मृदा की यानी जो जमीन है उसकी स्थिति भी खराब होती है। तो पारंपरिक खेती की ओर लौटने की बात की जा रही है और दूसरी ओर ऑर्गेनिक फार्मिंग की चर्चा हो रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी, उस दिशा में कहां तक पहुंचे हैं हम? ये बिल्कुल सही बात है कि जब जरूरत से ज्यादा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक इस्तेमाल करेंगे तो उसका मिट्टी की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। तो हम लोग के पास विकल्प है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, इसके साथ हम नेचुरल फार्मिंग करें, उसके साथ हम रीजनरेटिव फार्मिंग करें, जहां पर हम भूमि से जो हम लेते हैं वो ज्यादातर वहीं पर वापस करें। ये एक कदम है और इसमें जो वैकल्पिक उर्वरक और कीटनाशक है जो कि केमिकल बेस्ड नहीं है, जिनको हम बायो कहते हैं, ऑर्गेनिक वहां से लेते हैं, तो उनका इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ रहा है। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया के तमाम सारे देशों में जो बायो फर्टिलाइजर और जो बायो सोल्यूशंस हैं उनका बहुत तेजी से उपयोग बढ़ रहा है। अब उसमें वही बात है कि इस तरह के उत्पादों का एक मानकीकरण और किसानों की पहुंच में ये उत्पाद रहे और इनकी गुणवत्ता को हम सुनिश्चित करके चलें, जिससे कि जो भरोसा करके किसान इनका उपयोग करेगा उसको वाकई उसका भरोसा कायम रहे। ये नियामक जो व्यवस्था है उसको भी ये देखना होगा। और ये भी है कि हमें भारत जैसे देश में जहाँ इतनी हमारी आबादी है और इतनी हमारी जरूरत है खाद्य पदार्थों की, वहां पर हमें एक तरीके से मिक्स विकल्प उनकी तरफ जाना पड़ेगा। जो अभी का सिस्टम चल रहा है वो भी हमें करना है और जो नए या पारंपरिक जो पद्धतियां पहले थी उनको फिर से वापस ला करके उनका भी इस्तेमाल धीरे धीरे करें। जहां ठीक से काम जिससे हो सकता है उसको हमें लाना चाहिए। किसी भी विकल्प को हम अभी छोड़ के पूरी तरीके से नए विकल्प नहीं अपना सकते। आमतौर पर प्रत्येक वर्ष हमें मानसून का इंतजार रहता है। मानसून में बारिश कैसी होगी इस पर बहुत सारा कह लें अर्थव्यवस्था के बहुत सारे पक्ष निर्भर करते हैं। यहाँ पर सिंचाई के मामले में हम कहाँ तक पहुंच पाए हैं? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसकी क्या प्रगति है और उसमें हमने कितनी तरक्की की है? देखिए, सिंचाई कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। बिना पानी के उत्पादन संभव नहीं है। और ताजा जो जानकारी नीति आयोग से आई है कि हम लोग जो ओवरऑल हमारा जो कृषि क्षेत्र है देश में उसके 50% हिस्से को हमने पार कर लिया है। अब जो सिंचित क्षेत्र है जहाँ एश्योर्ड इरिगेशन सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था है, उसमें जो नई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि कम पानी में ज्यादा सिंचाई करना और उसको अपनाना, ये कई सारे कहा गया कि हर बूंद से अधिक उपज लेना, ये जो कदम है ये धीरे धीरे उनका असर आ रहा है। और इसमें जैसे सोलर पंप्स है या फिर ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इन सब का उपयोग बढ़ा है। सिर्फ जो पुराना तरीका था कि खेत में पानी भर देना, फ्लड इरिगेशन जिसे कहते हैं, उसके बिना भी बेहतर उत्पादन किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी इस बात को साबित कर रही है। हाँ, मानसून की जो निर्भरता है वो हमारी वो अभी बरकरार है और वो पूरी दुनिया में बेहतर बारिश होना बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग, क्योंकि जो सिंचित क्षेत्र है उनके लिए भी काफी सारा पानी हम मानसून के जरिए ही हासिल करते हैं। डैम में इकट्ठा होता है, रिजर्वोयर्स में पानी इकट्ठा होता है और लगातार हमने 4 मानसून सामान्य देखे और बारिश उन मानसूनों में सामान्य से ज्यादा हुई 3 बार। इस बार का मानसून भी जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है उसने कहा है कि सामान्य रहेगा। अभी जैसे उसकी शुरुआत होनी थी उसको IMD ने कहा था कि 4 दिन डिले हो सकता है। साथ में इस बार थोड़ा आशंका है कि एल नीनो का जो संभाव्यता है वो काफी ज्यादा है और वो मई से ही शुरू हो गई है। हमारे मानसून को प्रभावित करती है या नहीं करती है ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि एल नीनो के बावजूद सामान्य मानसून रहा है। कुल मिलाकर हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि विगत 9 वर्षों में सरकार के प्रयासों से उल्लेखनीय प्रगति हुई है और चौतरफा बेहतरी का आलम देखा जा रहा है। श्रोताओं की ओर से हरवी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे एनडीए सरकार की 9 वर्ष श्रृंखला के अंतर्गत किसान कल्याण और कृषि विकास पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और चर्चा का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।